नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल कांगने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में शानदार बहुमत हासिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और उसकी 10 साल की सत्ता खत्म हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इस चुनाव में बीजेपी की तरह कांग्रेस भी आक्रामक रही। राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को धूल चटाई और जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर साबित हुई है। 12 से 15 ऐसी सीट है जहां आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। यहां तक कि केजरीवाल और सिसोदिया की सीटों पर भी जो हार का अंतर है उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। हमने आपको पहले ही अपने कई शो में बताया था कि कांग्रेस की मजबूती से चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेगी और हुआ वही। कांग्रेस ये चुनाव जीत के लिए नहीं, आपसे अपना वोट बैंक छीनने के लिए लड़ रही थी। तो कैसे राहुल गांधी ने केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में सबक सिखाया, कांग्रेस की क्या रही रणनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी का खाता तो नहीं खुला है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया, जो उनकी रणनीति थी, क्या वो उसमें खरा साबित उतरी है? देखिए, अपनी रणनीति में तो कामयाबी मिली और राहुल गांधी को इस बात के लिए बधाई देना चाहिए। कई गलत फैसले राहुल गांधी ने लिए, लेकिन बहुत समय के बाद, पिछले 10 सालों से देखें, 2014 के बाद जो राहुल गांधी मोदी से नफरत करते करते अपनी राजनीतिक जमीन खिसका चुके थे, उनमें इनको कामयाबी मिली है कि इनको थोड़ी सी अक्ल आ गई। और पीएम मोदी ने भी पिछली बार कहा था कि कांग्रेस को अगर बड़ा बनना है तो दूसरे की लकीरों को छोटा करना छोड़े, बल्कि अपनी लकीर को लंबी करे। कांग्रेस को ये बिना मांगे सलाह थी मोदी की, और शायद राहुल गांधी को इन सलाहों से कुछ फायदा दिखाई पड़ रहा है कि अब वो ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम किसी पार्टी को खुश करने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसका खामियाजा भी थोड़ा भुगतना पड़ेगा। कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस को मरोड़ने तोड़ने के चक्कर में लग गई, लेकिन दिल्ली चुनाव में तो राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, दोनों ने चुनाव प्रचार किया। और ज्यादा अगर ये एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करते होते या फिर थोड़ी और मेहनत कर दी होती तो कांग्रेस 1-2 सीटें ला सकती थी। जैसे देवेंद्र यादव का क्षेत्र है, वहां देवेंद्र यादव को ठीक ठाक वोट मिला है, 40,000 से ज्यादा वोट लेकर आए हैं। और अगर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ये लोग लगातार 1-2 रैली सभाएं कर लिए होते वहां, तो हो सकता था स्थितियां और बेहतर होती। दूसरे स्तर पर कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र है, जहां आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पे चली गई है। 2 टकराव जो हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, वहां पर पहले मदन लाल विधायक हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी से 3 बार लगातार जीते। 3 बार जीतने के बावजूद वो इस बार टिकट नहीं पा सके, तो दूसरे को यानी कि रमेश पहलवान, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और वहां स्थितियां बदलने की कोशिश ये आम आदमी पार्टी वालों ने की कि भारतीय जनता पार्टी का वोट भी आ जाएगा और नया कैंडिडेट है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं रहेगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, वहां आम आदमी पार्टी को किसी ने वोट ही ना दिया, मतलब तीसरे पायदान पर भेज दिया। टकराव किसके बीच हुई? अभिषेक दत्त जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जहां पर प्रियंका वाड्रा ने एक रोड शो किया था और वहां पर बार बार वहां के ग्राउंड रिपोर्ट में भी, ये हम लोग भी वहां पर गए थे, लेकिन जानकारी यही थी कि अभिषेक दत्त को उनके व्यवहार के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं, उनके व्यवहार के कारण पॉपुलैरिटी है, उस क्षेत्र के लोग उनको वोट देंगे। और अगर कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता वहां पर ज्यादा प्रचार किए होते तो हो सकता है स्थितियां बदल जाती। भारतीय जनता पार्टी वो सीट कांग्रेस से छीनी है, आम आदमी पार्टी से नहीं। दूसरे स्तर पर कई और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अगर बेहतर रणनीति बनाती और ये लोग थोड़े लंबे समय तक प्रचार करते, अगर पूरा शीर्ष नेतृत्व उतर जाता मैदान में, तो ये जो वोट का आधार है जो 4% से बढ़कर 6% से ऊपर बढ़ा,
वो और ज्यादा बढ़ सकता था, 10% के आसपास वोट ला सकते थे। जैसे नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया, 4000 के करीब वोट से चुनाव हारा, और 4000 से थोड़ा ज्यादा वोट ये संदीप दीक्षित को मिला है। लेकिन संदीप दीक्षित को ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां 10,000 के आसपास वोट मिलेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, ये तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि संदीप दीक्षित भी चाहते थे कि प्रवेश वर्मा को हमारा वोट जाए, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को रोड शो करना था, उन्होंने वहां रोड शो नहीं किया। प्रियंका वाड्रा को वहां चुनावी मैदान में उतरना था। उसके बाद ये दोनों जो इनके परिवार के लोगों ने भी वहां चुनाव प्रचार उस स्तर पर नहीं किया जो किया जाना चाहिए। आप फॉर्मेलिटी के लिए किन्हीं 2-3 क्षेत्रों में चले जाते हो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको टारगेटेड सीटें चाहिए कि हां दिल्ली में हमें 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर संभावना बेहतर है, जहां वोट ज्यादा लाया जा सकता, हर सीटों के आंकड़ों के हिसाब से आपका आधार नहीं बढ़ता। जैसे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मेहनत कर लेती कुछ सीटों पर जो मुस्लिम बहुल है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय थी, फिर भी जीत नहीं मिलती। लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में जो टकराव है आपस में मुसलमानों के बीच, उसका फायदा मिल सकता है, और वो स्ट्रेटजी बनाए। जैसे मुस्तफाबाद में देख लीजिए, मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से मुस्तफाबाद भेजे गए, वो एक्सपीरियंस नेता थे। करावल नगर से टिकट नहीं मिला तो वो थोड़े नाराज दिखाई पड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे, वो हार जाते इंडिपेंडेंट लड़ते तो, क्योंकि जो करावल नगर की स्थिति दिख रही थी, क्योंकि ये 4-5 सालों में पिछले दिल्ली दंगे के बाद जो कपिल मिश्रा की भूमिका दिल्ली में रही एक हिंदूवादी लीडर के तौर पर, उससे करावल नगर के लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी काफी थी। मोहन सिंह बिष्ट पुराने नेता है, लेकिन फिर भी ये उतने एग्रेसिव लीडर नहीं थे जिसको वहां इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन मुस्तफाबाद में क्या हुआ, मुस्तफाबाद में 33,000 से ज्यादा वोट लेकर ताहिर हुसैन आया, जो दंगे का आरोपी, जो आम आदमी पार्टी का पहले नेता हुआ करता था, और 11-12 हजार वोट वहां कांग्रेस भी लेकर आए, और दोनों मुस्लिम नेता, यानी कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम टिकट दिया था, और उधर ताहिर हुसैन जो AIMIM से था वो भी मुस्लिम लीडर, और फिर तीसरे स्तर पर जो आम आदमी पार्टी का भी मुस्लिम नेता। तो इन तीनों के बीच वोट बटे और 17,000-18,000 से मोहन सिंह बिष्ट जीत गए। तो ये पूरी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, वो अगर बाबरपुर में, वो अगर ओखला में बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, वो अगर उन मुस्लिम इलाकों में सीलमपुर हो या फिर ऐसे कितने जगह पर हैं 17 से 20 सीटें, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगी, फिर भी मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जो थी उसी तरीके से कांग्रेस की स्ट्रेटजी बननी चाहिए थी, उसमें थोड़ा मात खा गए राहुल गांधी, वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। लेकिन इतना तो है कि इतने सालों से जो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतने अंधे हो गए थे, मोदी विरोध में, कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को हमें कहां ले जाना है, उसमें एक सद्बुद्धि आई है। और इसलिए ये तो माना जा सकता है कि 10% गुनाह राहुल गांधी का माफ है, क्योंकि इनसे भी बड़ा धूर्त आदमी अरविंद केजरीवाल चुनाव हार और प्रियंका वाड्रा भी काफी ज्यादा खुश है, वो कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ कि केजरीवाल हार गए। सर, एक वीडियो भी आई है जिसमें देवेंद्र यादव हो या रागिनी नायक हो, तमाम ये कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो डांस कर रहे हैं, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ाए और एक उम्मीद जगी है। जयराम रमेश का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार अब बनना तय है। लेकिन जयराम रमेश का जो ट्वीट है उसके जवाब में जिस तरीके से सुप्रिया सेनेट जैसे लोगों ने कहा, जैसा सुप्रिया सेनेट का मानना है कि कांग्रेस कोई NGO नहीं है जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि बिना प्रॉफिट लॉस को जाने हुए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करे। बात तो सही है कि कांग्रेस NGO नहीं है, लेकिन व्यवहार तो NGO की तरह ही दिल्ली के अंदर है। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, लॉस नहीं होगा, लॉस के बदले थोड़े प्रॉफिट होगा, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई है।
इनकी 0 सीटें पहले भी थी, 0 सीटें अब भी है। वोट आधार थोड़ा बढ़ा और थोड़े से आधार बदलने से अगर ये इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि 2030 में हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आज जो हम बातें कर रहे हैं वो 2030 तक लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है। अभी जो अरविंद केजरीवाल पहले 2020 में बोला करता था यमुना साफ नहीं किए तो वोट नहीं देना, यमुना के बारे में जो बोला, करप्शन के बारे में बोला या फिर कांग्रेस से समर्थन लेने के बारे में बोला, वो उस समय ये नहीं समझ रहा था कि इसका उपयोग आगे किया जाएगा, लेकिन उसका उपयोग किया गया। और आगे अरविंद केजरीवाल के इस हार में उन बातों की भी बड़ी भूमिका है जो पहले ये बोल बोलकर उससे भागता रहा। तो ऐसे ही कांग्रेस को अपने इन नेताओं के जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अभी राहुल गांधी के लिए थोड़ी खुशखबरी है, कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, लेकिन एक दिन की है। आज से ही यह शुरू हो चुका है। इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर राहुल गांधी को गालियां देना शुरू कर दिए और यह पेस बढ़ेगा। इनको एक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी कि जो राजनीतिक पार्टियां जो हमारे साथ खड़ी है और जो हमारे ही वोट आधार से आगे बढ़ती रही है, वो ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस कोई अपना स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करे। वो चाहेगी कि पूरे इंडी अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी चले। और आज अगर ये बैलेंस नहीं रह पाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा राहुल गांधी, उसकी टीम के, उसके लोगों को, कि जिस तरीके से एक एक करके दड़बे से बाहर आएंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी उमर अब्दुल्ला ने बोला आपस में लड़ोगे तो यही होगा। आपस इसको किसे कहा जाता है ये उमर अब्दुल्ला बता नहीं पाएगा। उमर अब्दुल्ला तो चाहता है आपस में लड़ने का मतलब यानी कि जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो एकजुट हो। आपस में तो इनका मतलब यही है कि अगर मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियां एकजुट नहीं होंगे तो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी जीत कर आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आगे ममता बनर्जी आएंगी, आगे अखिलेश यादव आएंगे और आगे कई और अलग अलग जगहों से राजनीतिक पार्टियां राहुल गांधी के इस स्ट्रेटजी का विरोध करेगी कि देखो आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस ने एक भूमिका निभाई है। लेकिन इस बैलेंस के बीच अगर कांग्रेस आगे नहीं ये सोच पाई तो आगे भी बिहार में हो या फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में हो, हर जगह चुनावों में कांग्रेस की यही दुर्गति रहेगी। और अभी कुछ समय के अंदर राहुल गांधी को गालियां सुनने के लिए ये अपने आप को समझा लेना चाहिए कि हमारे ही पार्टी के और पार्टी के बाहर के कुछ दूसरी पार्टियों के नेता हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे और उसके बीच का रास्ता हमें निकालना है। इस चुनाव में एक चीज और हुआ, जो दूरदर्शी नेता थे जिन्हें पता था कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व अब दिल्ली में बचा नहीं है, उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उसे टिकट दिया और वो चुनाव भी जीत गए। बिल्कुल, और ये तो होना चाहिए, कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए जिसके खिलाफ ये लोग बोलते थे, जैसे अरविंदर सिंह लवली। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, बीच में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, फिर कांग्रेस में चले गए क्योंकि उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट है, स्टेट यूनिट भी अब से अगर देखा जाए पिछले 2 चुनावों में तो ये इतना एक्टिव नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लगता था कि दिल्ली में अगर विधानसभा के स्तर की राजनीति करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा के भी कई नेता आम आदमी पार्टी में गए और कांग्रेस में उससे भी बुरी स्थिति थी। तो इसलिए जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात चल रही थी, ये लोकसभा चुनाव से पहले, तो अरविंदर सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और आज वो जीत कर आए हैं। आगे ऐसे कई नेता हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएं और फिर भाजपा के उस आधार का फायदा उठाएं और अपने आधार भारतीय जनता पार्टी को दे। ये लवली की जीत में भारतीय जनता पार्टी की अपनी भूमिका तो है, लेकिन उनके अपने वोट के आधार की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि गांधीनगर जैसे कंस्टिट्यूएंसी जहां 2 ऐसे नेता हैं जो कि सरदार हैं और उनके वोट का आधार भी बड़ा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतने का मतलब है कि उन्होंने अपने से भी खुद मेहनत की है और उनके अपने भी वोट आधार हैं। मतलब आगे भी यही होने वाला है। अभी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस
ये दोनों के दिल्ली के इकाई में विस्फोट होगा भविष्य की राजनीति को लेकर। और लोकसभा में लगातार भाजपा जीतती है, विधानसभा में जीत गई, तो आगे कुछ सालों तक यानी 10 साल तक तो अब केजरीवाल या कांग्रेस ये सोचे ही नहीं कि दिल्ली में सत्ता में आएंगे, भले ही 10-5 सीटें लाकर ये विपक्ष में बैठने की स्थिति में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली पर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया, आज उसे दिल्ली की जनता ने शायद पूरी तरह से भुला दिया है। दिल्ली में 15 साल तक लगातार सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से गायब ही हो गई। पूरा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह गया। पर इस बार जो कांग्रेस ने मेहनत की है उसकी तारीफ तो करनी होगी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, कांग्रेस की छवि भी दिल्ली में थोड़ी सुधरी है। पर आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नाम पर मुहर लगाई है। दिल्ली में भी अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस की रणनीति पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।